वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 14 दिसंबर को, और उसी में हमारी टॉपिक सीरीज़ चल रही है। और आज हम टॉपिक नंबर 19 देखने वाले हैं, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। 2024 का जो ऑफलाइन पेपर हुआ था जुलाई में, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बने थे। तो ये चैप्टर भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद एक टॉपिक और करेंगे, तो 20 टॉपिक की क्लास के साथ ये सीरीज़ आपकी कंप्लीट होगी। और जो बच्चे ये सीरीज़ देख कर जाएंगे थ्योरी में, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। चाहे आप एग्ज़ाम में देख लीजिएगा, आपको अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने समझाई हैं। उसके अलावा आपको सब कुछ नोट से रिवाइज़ करना होगा बार बार, या एनसीईआरटी से रिवाइज़ कर लें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आपको नोट्स चाहिए उसके रिगार्डिंग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। सारे नोट्स, सारे पीवाईक्यू, सारी चीज़ें जो हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम देखेंगे रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन को लेकर क्या क्या क्वेश्चन बने हैं और उसके रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें भी कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए जो यहाँ पर बनता है। इससे पहली वाली क्लास जो थी उसमें देखिए हमने सेल टॉपिक देखा, और उससे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल देखा। तो उनसे रिलेट करता हुआ थोड़ा सा ये है, क्योंकि जो रेस्पिरेशन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे ग्रीन प्लांट अपीयर टू रिलीज ऑक्सीजन, ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द डे टाइम, ये हमको पता है। हरे पौधे दिन के समय वायुमंडल में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है डे टाइम में। तो ऐसा क्यों होता है, ये ऑक्सीजन क्यों ज़्यादा छोड़ते हैं, ये हमको बताना है। इसके पीछे का रीज़न क्या है। ग्रीन प्लांट डू नॉट रेस्पायर ड्यूरिंग द नाइट टाइम, मैंने आपको बताया था जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स के अंदर वो 24 घंटे होता है, उसके बिना वो नहीं रह सकते। जैसे हम ह्यूमन है, हम भी 24 घंटे श्वसन करते हैं, तो वो भी करते हैं। तो इसलिए ये बात तो हो गई गलत। ग्रीन प्लांट रेस्पायर ओनली ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ये भी गलत हो गया। भाई वो नाइट में रेस्पायर करते हैं, ऐसा नहीं है, वो 24 घंटे रेस्पिरेशन करते हैं। ग्रीन प्लांट रेस्पायर ड्यूरिंग द डे टाइम बट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ये तो बिल्कुल गलत है। प्रकाश संश्लेषण जो है, फोटोसिंथेसिस जो है, वो तो दिन के टाइम होता है, नाइट के टाइम थोड़ी होता है। तो ये भी गलत। इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पर हायर होता है, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि दिन के टाइम में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। देखिए रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन दिन के समय में क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस जो है वो काफ़ी हायर होता है एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन की अपेक्षा प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो दिन के समय अधिक होती है। इसलिए हम ऐसा कहते हैं दिन के टाइम में जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये पूछा गया सेम उसी से थोड़ा सा रिलेट करते हुए, विच इज़ ट्रू फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट, पौधों में श्वसन के संदर्भ में यहाँ पर क्या सही है, ये हमको बताना है। रेस्पिरेशन केवल डे में होता है, केवल नाइट में होता है, ये सब गलत है। रेस्पिरेशन टेक प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, ये थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब 24 आवर क्या करते हैं, रेस्पिरेशन जो श्वसन है वो करते हैं। बाकी ये वाला फोर्थ ऑप्शन देखें, ये भी गलत है। तो थर्ड ऑप्शन ही मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। और अब आपको क्लियर भी हो गया होगा रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को लेके, कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण दिन के समय में होता है, लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है वो पौधों में 24 घंटे हमें देखने को मिलता है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो अभी जुलाई का जो सीटेट हुआ था उसमें ये बना था ये क्वेश्चन। यहाँ पर स्टेटमेंट कथन दिए, उनको सही पढ़ के हमें चुनाव करना था। असर्शन और रीजन, अभिकथन और तर्क यहाँ पर दिया है। ये जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है एक्वाटिक एनिमल में वो स्लोअर होती है लैंड एनिमल से, ये बात यहाँ पर पूरी तरह से गलत है। देखिए जो थल प्राणियों की तुलना में जो जलीय प्राणी होते हैं उनमें श्वसन की दर धीमी होती है। देखिए धीमी नहीं होती, वो बहुत हाई, उनमें जो श्वसन की दर होती है वो तेज़ होती है। उसके पीछे का रीज़न होती है, क्या रीज़न होता है कि जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो क्या होता है, वो कम अमाउंट में होती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से श्वसन नहीं कर पाते, तो उन्हें जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। तो यहाँ पर असर्शन भी गलत दिया है और उसके पीछे का रीज़न भी गलत दिया है, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। इट मीन्स मैं यहाँ पर जाऊँगी ऑप्शन नंबर 2 के साथ, क्योंकि रीज़न में क्या बताया, तर्क में क्या बताया, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, नहीं लेस अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है जो इफेक्ट करती है उनके रेट ऑफ ब्रीथिंग को, किसके, एक्वाटिक एनिमल। तो याद रखेंगे जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, जो जलीय जीव
होते हैं वो भी श्वसन करते हैं पानी में। और पानी में कैसे श्वसन करते हैं, जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही एज़ कम्पेयर टू जो एयर में ऑक्सीजन है उसके कंपैरिजन में पानी में जो ऑक्सीजन होती है वो कम होती है। और कम होने की वजह से ये जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं इनका जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है, जो श्वसन की दर होती है वो धीमी नहीं होती, वो काफ़ी तेज़ होती है हम ह्यूमन के कंपैरिजन में। तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पर गलत हैं, ना तो ए सही है, सॉरी यहाँ पर दोनों ही गलत, सेकंड ऑप्शन सही नहीं होगा, दोनों ही फॉल्स हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। असर्शन रीज़न कोई सही नहीं, दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, ये यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए ये आपका जो ह्यूमन में रेस्पिरेशन होता है उससे संबंधित क्वेश्चन है। जब हम श्वसन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है। विच इज़ द करेक्ट आंसर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन ड्यूरिंग द ब्रीथिंग इन ह्यूमन बीइंग। मानव में जब सांस लेते हैं तो अंत श्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो एयर, सीधी सी बात है, वो मूव इन होती है, वायु जो है वो अंदर जाती है, तो आउट वाले ऑप्शन तो हो गए बाहर। और जो जब एयर अंदर जाती है, जो हमारी रिब्स होती हैं, आपने देखा होगा पसलियाँ बाहर की तरफ आ जाती हैं, ये बात आपको याद रखनी होगी। और हमारी पसलियों को एक नीचे बेस प्रदान करता है जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। और सीधी सी बात है, जब इसमें डायफ्राम में हवा जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो नीचे की तरफ चला जाएगा। एक तरह से गुब्बारे की तरह समझेंगे, गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो वो नीचे की तरफ हो जाता है, सेम ऐसे डायफ्राम में होता है जो यहाँ पर बेस प्रदान करता है, जो आपकी ये कैविटी होती है, पूरा आपका जो ये रिब्स वगैरह होती है उनको एक बेस प्रदान करता है ये डायफ्राम, तो ये नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये हमारा इनहेलेशन के टाइम होता है, एयर मूव इन होती है, रिब्स जो पसलियाँ हैं वो बाहर को आ जाती हैं और डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है। नोट्स और एनसीईआरटी में सब दे रखा है, एक बार वहाँ से ज़रूर पढ़ें, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको होगी। बाकी यहाँ से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, जब ह्यूमन बीइंग इनहेल करता है, जब हम ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं तो कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती, विच मूवमेंट डज नॉट टेक प्लेस। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा डायफ्राम मूव अप, ये नहीं होता, डायफ्राम मूव डाउन होता है, अभी हमने पीछे देखा था। ये डायफ्राम मूव अप कब होगा, जब आप एक्सेल करेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे, ये तब होगा। तो यहाँ पर जो गलत होगा वो थर्ड ऑप्शन ही हो जाएगा। बाकी लंग्स हमारे जो फेफड़े हैं या पसलियाँ हैं वो एक्सपैंड करती हैं, रिब्स जो है वो मूव आउट हो जाते हैं, एयर जो है वो क्या हो जाती है, ड्रॉन इन होती है, हवा जो है अंदर ली जाती है आपके नॉस्ट्रल के माध्यम से। तो यहाँ पर बाकी सब सही है, थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट क्या है, कौन सा कथन सही है, ये हमको यहाँ पर बताना है। जब हम इनहेल करते हैं या एक्सेल करते हैं दोनों में ऑक्सीजन होता है, बात बिल्कुल सही है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जब हम अंत श्वसन करते हैं, सांस को खींचते हैं या निकालते हैं, दोनों में ही, दोनों वायु में ऑक्सीजन होती है। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ, देखिए कैसा होता है, एनसीईआरटी में पूरा कॉलम में दे रखा है, नोट्स में भी मैंने आपको दिया है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जब आप इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं। देखिए जब आप इनहेल करते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, वो आपके लंग्स में जाती है, और उसमें कितनी परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कहने का मतलब जो एयर में परसेंटेज होता है वही हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। उसके बाद जब हम एक्सेल करते हैं, जब हम बाहर को जो है श्वसन करते हैं, तो आपको पता है ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, और उस रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि वो बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो जब हम एक्सेल करते हैं, कुछ ऑक्सीजन का हमने यूटिलाइजेशन कर दिया, जिसकी वजह से एक्सेल करते समय जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो घट जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने कम ली थी, क्योंकि वो वहाँ पर क्रिया हो गई, केमिकल रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो चाहे हम इनहेल करें या एक्सेल करें, चाहे हम सांस को लें या छोड़ें, दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है, बस मात्रा गड़बड़ जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, पर ऑक्सीजन होती है। तो ये पूरा पॉइंट आपको याद रखना होगा, चाहे हम इनहेल करें या एक्सेल करें, दोनों ही केस में ऑक्सीजन होती है। बाकी सारे पॉइंट जो हैं वो यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, जो वायु होती है वो कई गैसों का मिश्रण है, उसमें बहुत सारी गैसेज हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। देखिए जो नाइट्रोजन होती है इसका परसेंटेज अब आप याद रखेंगे 78.08% होता है, और ये जो ऑक्सीजन होती है वो 20.95% होती है, लगभग 21% हम इसको कह देते हैं। उसके अलावा अदर गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी मैंने आपको बताई थी 0.04%, जब आप इनहेल कर रहे हैं तो 0.04% है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 21% तो आपकी लगभग ऑक्सीजन हो गई, और 78% आपकी
क्या हो गई, नाइट्रोजन हो गई। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, ओजोन, वाटर वेपर, ये सारी गैसेज होती हैं, वो लगभग कितना परसेंट होती हैं, तो वो लगभग मिलाकर आपका 1% होती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। देखिए हो सकता है आगे कभी आपसे आर्गन का एग्जैक्ट परसेंटेज पूछ ले तो वो याद रखेंगे 0.93% होती है। तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा गैस होती है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद, वो कौन सी होती है, वो आर्गन होती है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है, 0.04%। तो बाकी सारी गैसेज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कितने परसेंट में होती हैं, लगभग 1% में होती हैं। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये हमने पीछे भी करा है, पीछे से भी आपके जो सीरीज में चलते आ रहे हैं वहाँ से भी रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। गैस विच फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन द ब्लड कॉजिंग सफोकेशन। देखिए जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या ये हम ये कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपके शरीर में चली जाती है तो वो क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे क्या होता है, हमारा दम घुटने लगता है। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कौन सी गैस की वजह से ऐसा होता है, तो वो CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ये मेरा आंसर हो जाएगा। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कब निकलती है, जब आपका कंप्लीट कंबस्शन, पूर्ण दहन नहीं हो पाता, जैसे कोयला वगैरह है, लकड़ी को जलाते हैं, या जैसे काऊ का डंग वगैरह होता है, उनको जब हम जलाते हैं तो वो धुआं छोड़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जिसकी वजह से हमें सफोकेशन जो है वो फील होती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इससे जो है बार बार सीटेट ने क्वेश्चन पूछा है। समटाइम आफ्टर डूइंग फिजिकल वर्क वी गेट मसल क्रैम्प। जब हम कुछ शारीरिक कार्य करते हैं तो हमारी पेशियों में, हमारी जो पसलियां होती हैं उनमें क्रैम्प आने लगते हैं। आपने देखा होगा जैसे बहुत ज़्यादा आप जीने से ऊपर नीचे चढ़ेंगे तो आपके पैर कप कप आने लगते हैं, तो वो मसल की क्रैम्प आपको आते हैं। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस समय हम ऑक्सीजन सही मात्रा में ले तो पाते नहीं, हम बहुत जल्दी जल्दी श्वसन करते हैं, जिससे जो ऑक्सीजन है वो नहीं जा पाती। और जब ऑक्सीजन नहीं होती तो हमारा श्वसन कैसा होता है, 2 तरह के श्वसन होते हैं, एक होता है एरोबिक और एक होता है अनएरोबिक। तो एनारोबिक श्वसन हमारे अंदर होता है जो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और उस केस में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट टू लैक्टिक एसिड। तो इसी वजह से हमारे क्रैम्प आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए ये भी इसी से रिलेटेड करता हुआ है, 2021 में बना। हमें मसल्स क्रैम्प आते हैं आफ्टर एक्सरसाइज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर हम अनएरोबिक अवायवीय श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन की अब्सेंस हो जाती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है और उसी की वजह से मसल्स क्रैम्प आते हैं और एनर्जी जो है वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ये हमको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा आंसर होगा। अवायवीय श्वसन होता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा जो है वहाँ पर उत्पन्न होती है, और इसी लैक्टिक एसिड के उत्पन्न होने की वजह से हमें मसल्स क्रैम्प जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और श्वसन कैसा होता है अगर पूछ लिया जाए तो वो अनएरोबिक होता है। देखिए एरोबिक क्या होता है, वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। जब ऑक्सीजन नहीं होती तो वो अवायवीय श्वसन हो जाता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वहाँ पर हो जाता है। तो ऑप्शन 3 मेरा यहाँ आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सृजन जो है पार्टिसिपेट करता है एक मैराथन में और वो रेगुलर वॉकर नहीं है। क्रैम्प उसके लेग में आते हैं ड्यू टू फास्ट रनिंग। दिस हैपन बिकॉज ए पार्शली ब्रोक डाउन इनटू बी इन द मसल्स। ये जो ए है ग्लूकोज मैंने बताया था किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके पैर में क्रैम्प आ रहे हैं, उसको दुखन हो रही है, तो उसको सुधार लाने के लिए क्या कर सकता है वो, अ हॉट वाटर बाथ इम्प्रूव हिज कंडीशन ड्यू टू द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ बी इनटू C and D। तो अब अगर वो हॉट पानी में अपने पैर रखेगा तो ये जो लैक्टिक एसिड बना है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है ये ABCD क्या है, तो वो ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। तो आपसे पूछा जा सकता है अगर हम हॉट वाटर लेते हैं तो ये जो लैक्टिक एसिड है उसका ब्रेक डाउन किस में हो जाता है। देखिए क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, तो उसका ब्रेक डाउन किस में हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में हो जाता है। ये आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम ये हिंदी में भी लिखा है। ए इज यूज इन मेकिंग ब्रेड। हम ए का प्रयोग करते हैं ब्रेड बनाने में, अदर बेकरी प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व इज कॉल्ड एज बी। देखिए हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं ब्रेड वगैरह में, और ये जो प्रोसेस होता है ईस्ट का प्रयोग करके हम ये जो बेकरी में ब्रेड वगैरह बनाते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है, क्या इन्वॉल्व होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अब इसमें होता है क्या है, ये जो ए है ईस्ट जो है ये क्या कर देता है, जो शुगर होती है उसमें उसको ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और एल्कोहल
एल्कोहल में। जैसे वहाँ पर ह्यूमन में क्या हो रहा था, वो कन्वर्ट हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाती है शुगर किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल में, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसे हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाता है, जिसमें शर्करा जो है, ये जो शुगर है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल में। ह्यूमन में किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड में, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। इसमें होता क्या है, ये जो द सी फॉर्म, यहाँ पर जो ये सी बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये बबल इन द डो इंक्रीज कर देती है क्या, इसके वॉल्यूम को, आपने देखा वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन आवर मसल्स। हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन श्वसन के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा उत्पाद होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, अवायवीय श्वसन हो रहा है, तो उससे क्या हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड जो है वो बनता है। ऑप्शन नंबर 4 सिंपल मेरा यहाँ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम यही है, बार बार क्वेश्चन बने हैं। 6 फरवरी 2023 में भी बना, अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो अवायवीय श्वसन होता है, टेक प्लेस ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अवायवीय श्वसन के दौरान क्या उत्पन्न होता है, ये हमें बताना है, तो उसमें आपका लैक्टिक एसिड बनता है। ओनली डी, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए, थर्ड टाइप के क्वेश्चन, जिसमें हम अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें आपकी मेनली क्या आती है, किडनी आती है, और आपका क्या आता है, यूरेटर ट्यूब आती है, जहाँ से यूरिन निकलते हुए आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और यूरेथ्रा से होते हुए आपका जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। पूरा ये काम आपका एक्सक्रीशन सिस्टम में आता है। देखिए द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, क्योंकि किडनियाँ वहाँ पर सही से वर्क नहीं करती, तो वहाँ पर डायलिसिस किया जाता है। ये किससे एसोसिएट करता है, कौन सा फंक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग बॉडी से एसोसिएट करता है, मानव शरीर के निम्न में से कौन से प्रकार से डायलिसिस जो है वो जुड़ा हुआ है, तो वो आपका एक्सक्रीशन हो जाएगा, उत्सर्जन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। देखिए उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है पूरा ये किडनी वगैरह का पूरा सारा रोल होता है। कैसे होता है वो देखिए इस क्वेश्चन से हम समझेंगे, जो आपका 2014 में बना। यहाँ पर पूछा है, ये स्टेटमेंट दी है एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र के बारे में, इनका जो सही ऑर्डर है पूरा वो हमें यहाँ पर अरेंज करना है। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले ब्लड कंटेनिंग यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस रीचेज द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। आपको पता है वक्र के अंदर ही जो किडनियाँ होती हैं उसमें ही ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, तो उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ जो हैं कहाँ पर जाते हैं, हमारी किडनी में जाते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। उसके बाद क्या होता है, जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो तो ब्लड में वापस चले जाते हैं, तो ई के बाद डी आ जाएगा। जो उपयोगी पदार्थ हैं वो रक्त में पुनः अवशोषित हो जाते हैं। और उसके बाद होता है क्या, जो वेस्ट होता है वो डिजॉल्व हो जाता है पानी में और फिल्टर आउट हो जाता है एज अ यूरिन इन द किडनी। तो देखिए जिनकी किडनी में इशू हो जाता है तो उन्हें यूरिन से रिलेटेड इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ते हैं, उनको यूरिन जल्दी से नहीं आता, क्योंकि किडनी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट का फिल्ट्रेशन नहीं करती। यहाँ पर यही तो लिखा है, जो वेस्ट है वो डिजॉल्व होकर वाटर में क्या कर देता है, फिल्टर आउट हो जाता है एज यूरिन इन द किडनी। यही काम किडनी का होता है, वो वाटर में डिजॉल्व कर देती है वेस्ट को और फिल्टर आउट कर देती है उसे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, जो कि किडनी से ये प्रोसेस होता है। अब ये जो यूरिन बना किडनी में फिल्टर आउट होकर निकला है, अभी कहाँ से गुजरेगा, ये आपका यूरेटर जो ट्यूब्स होती हैं, इस तरह से किडनी है, किडनी में ये आपकी ट्यूब जुड़ी हुई है और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है और इसमें नीचे यूरेथ्रा होता है ओपनिंग, जहाँ से यूरिन बाहर निकल जाता है बॉडी से। तो जो यूरेटर है ये इनसे होते हुए यूरिन जो है वो कहाँ आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है, ये आपको याद रखना होगा। सी के बाद हो जाएगा यूरेटर कैरीज यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो मूत्र वाहिनियाँ होती हैं उनसे होते हुए जो है ये आपका कहाँ पर आता है, यूरिनरी ब्लैडर में जो है आपका यूरिन आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, यूरिन स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर। जो ये यूरिन है जो आपका संचरित हुआ हुआ है कहाँ पर, आपका यूरिनरी ब्लैडर में, ये पास आउट हो जाता है एट द एंड ऑफ द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से बाहर होते हुए ये बाहर निकल जाता है। तो आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर याद रखना होगा, मैंने अच्छे से बता दिया है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर सही सीक्वेंस हो जाएगा। बाकी यहाँ पर भी देखिए 2015 में क्वेश्चन बना,
सही पाथ क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में? सबसे पहले किडनी होती है, किडनी ने क्या करा, पानी के साथ वेस्ट को मिलाकर उसे यूरिन बनाया, यूरिन बन के कहाँ से जाएगा, आपके यूरेटर से जाएगा। थर्ड ऑप्शन नहीं, फोर्थ होगा, यूरेटर से निकलेगा। यूरेटर के बाद वो जो बड़ा सा यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें आपका यूरिन स्टोर रहता है और उसके नीचे एक ओपनिंग होती है जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं, उससे होते हुए यूरिन जो है वो बाहर निकल जाता है और फोर्थ ऑप्शन सही है, यही हमारा सही सीक्वेंस होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन 22 दिसंबर और 31 दिसंबर में भी बना। सबसे पहले किडनी आती है, फिर यूरेटर ट्यूब्स आती हैं, उसके बाद ये जो यूरिन होता है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और यूरेथ्रा जो ओपनिंग होती है उससे होते हुए जो मूत्र मार्ग है उससे होते हुए ये बाहर निकल जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, देखिए ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने सबसे शुरू में क्वेश्चन देखा था। जो ब्लड होता है उसके अंदर यूजफुल और हार्मफुल दोनों सब्सटेंस होते हैं जो जाते हैं वक्र के अंदर क्या होते हैं, छन्ने के लिए। तो सबसे पहले डी आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो ब्लड में वापस चले जाते हैं तो फिर सी आ जाएगा। जो उपयोगी पदार्थ हैं वो रुधिर में वापस चले गए और जो वेस्ट है वो पानी में डिजोल्व होकर यूरिन के माध्यम से किडनी से निकलता है और किडनी से निकलने के बाद वो कहाँ जाता है, यूरेटर जो है उसको यूरिन को कहाँ लेके जाती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में जाती हैं और उसके बाद जो है वो ओपनिंग एट द एंड जो यूरेथ्रा होता है उससे बाहर निकल जाता है। तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पर मेरा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको ये अच्छे से? ये हमने ह्यूमन की बात कर ली। अब जब ये यूरिन जो निकल रहा है तो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं ह्यूमन बींग में वो क्या होता है वो हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा भी है, जो यूरिन होता है वो मेडअप होता है किसका, 95% वाटर का और उसमें सेकेंड नंबर पर जो 2.5% है वो क्या है, वो आपका यूरिया है और अदर 2.5 क्या होते हैं, अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है ह्यूमन बींग में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद जो होता है वो यूरिया ही होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। जबकि जो इंसेक्ट हो गए जैसे लिजार्ड वगैरह हो गए, जो रेप्टाइल हो गए, ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, ये वाइट कलर का जो निकलता है यूरिक एसिड जो है वो उसको एक्सक्रीट करते हैं। और जो फिश वगैरह होती हैं आपने देखा होगा वो क्या पानी में रिलीज करती है एक्सक्रीशन की फॉर्म में, अमोनिया। कभी कभी पूछ लिया जाता है फिश कौन सा क्या एक्सक्रीट करती हैं, तो वो अमोनिया जो है पानी में एक्सक्रीट करती हैं। तो फिलहाल ह्यूमन बीइंग का पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर 1 वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, मेजर क्या होता है उसमें, वो यूरिया होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कुछ इसी तरह का है। सही कथन जो है वो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में एनिमल के अंदर। जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ह्यूमन में वो यूरिया ही होता है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी अगर देखूँ एक्वेटिक एनिमल कुछ भी एक्सक्रीट नहीं करते, मैंने अभी बताया था फिश जो होती है वो अमोनिया एक्सक्रीट करती है एंड जो लिजार्ड होती है वो अमोनिया गैस नहीं, वो तो यूरिक एसिड रिलीज करती है, तो ये भी गलत हो गया। यूरिन जो होता है उसमें 50% वाटर होता है, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन ही मेरा यहाँ पर सही होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसमें भी पूछ रहा है क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एनिमल में इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत क्या है इस बार हमें ये बताना है। फिश जो है वो अपना वेस्ट जो एक्सक्रीट करती है किसकी फॉर्म में, अमोनिया की, जो कि पानी में जाकर डिजोल्व हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। बर्ड जो है एक्सक्रीट करती है सेमी सॉलिड कंपाउंड जो उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। ये याद रखेंगे एक एक पॉइंट, ये बात भी सही है। मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो लिजार्ड में होता है वो यूरिया नहीं होता, उनमें भी यूरिक एसिड ही होता है। तो थर्ड ऑप्शन ही मेरा यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। देखिए ह्यूमन बीइंग जो एक्सक्रीट करते हैं पानी, सेमी सॉलिड कंपाउंड विच इज़ मेजरली क्या होता है, यूरिया होता है, ये भी सही है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने के। तो गलत जो है वो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो मेरा गलत है। फिश का याद रखेंगे वो अमोनिया, बर्ड वगैरह लिजार्ड वगैरह क्या सेमी सॉलिड क्या एक्सक्रीट करती हैं, यूरिक एसिड, और ह्यूमन में मेजरली क्या होता है, यूरिया होता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। चलिए अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हम आर्टरी और वेन की बात करेंगे। वहाँ से भी बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। एक फ्लो चार्ट दिया है जिसमें हमें ब्लड का जो फ्लो होता है ह्यूमन बीइंग में उसका सही सीक्वेंस यहाँ पर बताना है। देखिए सबसे पहले आपके लंग्स आते हैं, लंग्स आएंगे। अब लंग के बाद क्या आता है, आपकी पल्मोनरी वेन आती है, फुसफुस शिरा आती है। ये एक एक्सेप्शन होती है क्योंकि जो वेन होती हैं, जो शिराएं होती हैं, वो हमारे अशुद्ध रक्त को डिफरेंट बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में लाती हैं। तो वापस हार्ट में लाने का, अगर हमारे हार्ट में वापस रक्त आ रहा है तो वो काम कौन करती हैं, वेन करती हैं। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर आती हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो पल्मोनरी वेन होती है, ये जो पल्मोनरी शिरा होती है, ये एक्सेप्शन होती है। ये क्या करती है, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है
उसको हार्ट तक लेकर जाती है। तो हमेशा याद रखेंगे, हार्ट तक लेकर जाने का काम कौन करती हैं, वो हमेशा वेन्स ही करती हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो पल्मोनरी वेन होती है, ये ऑक्सीजन वाला जो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको हार्ट तक लेकर जाती हैं, जबकि वेन्स जो नॉर्मली होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर जाती हैं। तो ये एक्सेप्शन की तरह काम करती है पल्मोनरी वेन। उसके बाद ब्लड जो है वो हार्ट में जाएगा, हार्ट से ब्लड जो है आपका ऑक्सीजनेट होकर आर्टरीज जो हैं वो लेकर जाती हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट तक। तो हार्ट तक लाने का काम तो वेन करती हैं, और हार्ट से ले जाने का काम कौन करती हैं, वो आपकी धमनियाँ करती हैं, आर्टरीज करती हैं, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट तक आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं। फिर ब्लड में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा बॉडी के अंदर। उसके बाद जो वेन्स होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को वापस कहाँ पर लाती हैं, हमारे हार्ट में वापस लेकर आती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कौन वापस लाती हैं, शिराएं वापस लेकर आती हैं, और वहाँ से हार्ट से फिर से ये जो रक्त है लंग से होते हुए जाएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है हार्ट से ले जाने का काम हमेशा आर्टरी करती हैं, और हार्ट तक लाने का काम हमेशा वेन करती हैं। वेन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन उसका एक्सेप्शन होती है। सेम ऐसी जो आर्टरीज होती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जाता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है जो हार्ट से लंग में जाना है, उसको ले जाने का काम पल्मोनरी आर्टरी करती है, जो कि एक एक्सेप्शन होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर सही सीक्वेंस होता है, पहले लंग से पल्मोनरी वेन क्या करी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाई, हार्ट से वो आर्टरीज ने उनको ऑक्सीजनेट करा, वो बॉडी तक गया, फिर वेन्स क्या करती हैं, वापस उसे हार्ट तक लाती हैं, हार्ट से फिर वो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती हैं, उसे लंग्स तक ले जाती हैं। इस तरह का पूरा सीक्वेंस चलता है। ऑप्शन 1 मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अब सारे वो क्वेश्चन देखेंगे जो आर्टरीज और वेन से क्वेश्चन बने हैं। आर्टरी को हिंदी में धमनियाँ बोलते हैं और वेन को हिंदी में शिरा बोलते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को, जो मानव का परिसंचरण तंत्र होता है, उसके विषय में शिराओं के संबंध में क्या संबंध है, वेन्स के बारे में। ऑल वेन कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यही यहाँ पर गलत है। अभी पीछे समझाया था पल्मोनरी जो वेन थी वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही थी। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सभी वेन्स नहीं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुल रक्त है उनमें वो होता है, तब ये सही होता, सभी नहीं कह सकते। तो पहला तो गलत है। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती है। अब देखिए होता क्या है, ये जो हार्ट है सपोज मैंने माना, तो उसमें आर्टरीज जो धमनियाँ हैं वो ऊपर से नीचे ला रही हैं, तो उनमें जो रक्त आता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड स्पीड जो होती है वो बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से इनकी जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है, किसकी, आर्टरीज की, धमनियों की। लेकिन जब रक्त वापस हार्ट तक वापस जा रहा है तो वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, जिसकी वजह से जो वेन्स होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को जब वापस लेके जा रही हैं, तो इनमें जो इनकी वॉल होती हैं वो कैसी होती हैं, वो भाई यहाँ पर क्या होती है, थिन होती हैं, पतली होती हैं। क्योंकि रक्त देखिए जब ऊपर से नीचे आता है तो इन्हें रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा बॉडी पार्ट में जाएगा। लेकिन जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये वापस नीचे ना आ जाए, तो इसलिए उनमें क्या होता है, पटद्वार लगे होते हैं, ताकि जो ब्लड है वो वापस नीचे ना आ जाए, उनमें वाल्व्स लगे होते हैं। तो याद रखेंगे जो वेन्स होती हैं उनकी वॉल थिन होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और वेन्स जो होती हैं कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू द हार्ट, हमेशा हार्ट तक ले जाने का काम कौन करती हैं, वो हमेशा ही शिराएं करती हैं। बी और सी सही होगा, ऑप्शन 3 मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या सही नहीं है ये हमको बताना है। इस बार आर्टरीज के बारे में पूछा है, धमनियों के बारे में। धमनियाँ इलास्टिक होती हैं, थिक वॉल होती हैं, भित्तियाँ मोटी होती हैं, ये सब सही है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, यही गलत है, सभी धमनियाँ नहीं होती। एक्सेप्शन बताया था पल्मोनरी आर्टरी, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स तक लेकर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि सारी आर्टरीज में ही ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड होता है। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो उसका क्या होती है, वो एक्सेप्शन होती है। तो ऑप्शन ए ही जो है वो मेरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी यही पूछा गया है, आर्टरीज जो धमनियाँ होती हैं उनके बारे में क्या सही है वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पर हिंदी में सीधा सीधा आंसर भी दिखा है, मैं आपको समझा भी देती हूँ। आर्टरीज जो धमनियाँ होती हैं उनमें थिक इलास्टिक वॉल होती है, वाल्व्स इनमें, पटद्वार इनमें नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि रक्त ऊपर से नीचे आ रहा होता है, तो इनमें पटद्वार नहीं होते, वो हमेशा शिराओं में मिलते हैं, क्योंकि ताकि रक्त वापस नीचे ना जाए, इसलिए उनमें वाल्व्स जो पट होते हैं वो लगे होते हैं ताकि ब्लड जो है वो नीचे ना आए।
और जो आर्टरीज होती हैं उनमें जो ब्लड फ्लो करता है वो हाई प्रेशर से फ्लो करता है और ये ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी तक लेकर जाती हैं, यही काम आर्टरीज का होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें रुधिर क्या होता है, उच्च दाब से बहता है, यह रुधिर को हृदय से दूसरे शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं, यही काम आर्टरीज का होता है, धमनियों का होता है। अब यहाँ पर वेन शिरा के बारे में पूछ रहा है, क्या सही है। शिरा जो होती हैं, वेन्स जो होती हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है जो पूरे बॉडी के पार्ट से बैक टू द हार्ट तक आता है, बिल्कुल सही बात है। शिराएं जो होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रुधिर होता है जो शरीर के सभी भागों से वापस उसको हृदय में लेकर जाती हैं, ये बात सही हो गई। इनकी थिक वॉल होती है, नहीं मैंने पीछे बताया था, इनकी तो पतली वॉल होती है क्योंकि नीचे से ऊपर रक्त को धीरे धीरे ले जाती हैं, तो इस वजह से इनकी वॉल क्या होती है, वो थिन होती है। तो सेकंड तो मेरा गलत हो गया, तो ए मेरा सही है। पहली बात तो यहाँ पर ए मेरा सही हो जाएगा। वेन्स है वॉल्स, बिल्कुल इनमें वॉल्स पटद्वार होते हैं ताकि जो ब्लड है जब, क्योंकि वो नीचे से ऊपर जा रहा है, ताकि वो एक ही डायरेक्शन में सही से फ्लो करता रहे। तो पहला और तीसरा मतलब ए और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत गलत तरीके से लिखे थे, इसमें ABCD बना दिया इसको, जबकि ये क्या था, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। तो ए और सी मेरे यहाँ पर सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भी ये पूछ रहा है शिराओं के बारे में, जो यहाँ पर क्या सत्य है। देखिए, दे मोस्टली कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द हार्ट, अब सही है ये, सभी नहीं कहा, इसने कहा अधिकतर हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर को लेकर जाती हैं, अब ये सही है। इनकी थिक वॉल होती है, नहीं थिन होती है। इनमें वाल्व्स होते हैं, ये बात भी सही है। ये दे आर सुपरफिशियली लॉक्ड अंडर द स्किन, बिल्कुल सही बात है। जो आपको स्किन के नीचे हरी हरी सी नलियाँ दिखाई देती हैं, असल में वो क्या होती हैं, ये स्किन से सुपरफिशियली लॉक्ड होती हैं, यही आपकी वेन्स होती हैं, यही आपकी शिराएं होती हैं। तो आपका ACD मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए आर्टरीज के विषय में सही कथन पूछ रहा है। आर्टरीज क्या करती हैं, आर द ब्लड वेसल दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एट हाई प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। धमनियां वे रुधिर वाहिनियां होती हैं जो ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय से उच्च दाब पर शरीर के सभी भागों में लेकर जाती हैं, बिल्कुल सही है। ले जाने का काम धमनियां करती हैं और हार्ट तक वापस लाने का काम कौन करती हैं, वो शिराएं करती हैं। धमनियां जो होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो शिराएं होती हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो पहला तो यहाँ पर सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, टू इंश्योर द ब्लड फ्लो ओनली फ्रॉम हार्ट टू द अदर पार्ट आर्टरीज हेल्प वॉल्व्स। देखिए, इनमें जो होती हैं इनमें वाल्व्स नहीं होते, पटद्वार नहीं होते, वो तो हमने अभी बताया था शिराओं में होते हैं। तो बी मेरा गलत हो गया, ए सही है, बी गलत है, तो इसका मतलब या तो ये ऑप्शन सही होगा। अब थर्ड देखते हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, नहीं हमने अभी देखा तो जो आर्टरीज होती हैं उनमें वॉल जो होती हैं वो थिक होती हैं, तो केवल पहला ऑप्शन ही यहाँ पर जो है आर्टरीज के विषय में जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी है। ए आर ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट टू हार्ट, हार्ट तक वापस लाने का काम कौन करती हैं, वो आपकी वेन्स करती हैं, शिराएं करती हैं। इनमें ब्लड कैसा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। इनकी ब्लड वेसल कैसी होती है, वो थिन होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर सही कथन हमें बताना है। देखिए यहाँ पर टिक भी है आंसर। सारी आर्टरीज, सारी वेन, सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, गलत। सारी वेन्स में, सारी शिराओं में वी ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है, ये भी गलत। पल्मोनरी जो आर्टरीज होती है वो क्या करती हैं, कैरीज करती हैं ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग, बिल्कुल हार्ट से लंग, हार्ट से ले जाने का काम हमेशा आर्टरी करती हैं, तो ये काम पल्मोनरी आर्टरी का ही होता है। तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी पल्मोनरी वेन ये कैरीज करती है इम्प्योर ब्लड को, नहीं ये तो पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है, तो ये इम्प्योर नहीं प्योर ब्लड को क्या करती हैं, कैरी कराती हैं फ्रॉम हार्ट टू लंग, हार्ट टू लंग नहीं, फ्रॉम लंग हार्ट से ले जाने का काम तो हमेशा आर्टरीज करती हैं, वो वेन्स करती ही नहीं है। हार्ट टू कभी नहीं होगा, टू हार्ट होगा हमेशा, हमेशा हार्ट तक लाएंगी, वो वेन्स करती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन तो कम्प्लीटली गलत ही दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये दोनों एक्सेप्शन होती हैं, ये जो फुसफुस धमनी होती है और फुसफुस शिरा होती है, दोनों ही एक्सेप्शन है। ये आर्टरीज क्या करती है, वैसे तो आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन इसमें डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है।
वैसे तो वेन सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड करती हैं, लेकिन ये पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इस वजह से ये दोनों ही क्या होती हैं, एक्सेप्शन होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन इन आर्टरीज। ये बात तो सही है, ब्लड हमेशा एक ही डायरेक्शन में आता है, हार्ट टू बॉडी तक आता है, तो एक ही डायरेक्शन में आता है। धमनियों में रुधिर केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है, सही है। आर्टरीज में वाल्व्स होते हैं, इनमें कपाट होते हैं, नहीं, वो तो धमनिया में नहीं होते, शिरा में होते हैं। तो S1 ट्रू है, S2 फॉल्स है। पहला ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत क्वेश्चन बने हैं इनसे, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डैश हैव थिन वॉल्स। तो थिन वॉल्स किस में होती हैं, वेन्स में होती हैं, शिराएं में होती हैं। थिक वॉल्स किस में होती हैं, वो आर्टरीज में होती हैं, धमनिया में होती हैं। हाई प्रेशर में ब्लड किस में फ्लो करता है, वो आर्टरीज में करता है, धमनी में करता है। और ये जो वॉल्स होते हैं, जो पट द्वार होते हैं, किस में होते हैं, ये शिराओं में होते हैं। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, अब हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो अदर ऑर्गेनिज्म किस तरह से श्वसन करते हैं, जैसे फ्रॉग हो गए, अर्थवर्म हो गए, इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, उनके बारे में भी एनसीईआरटी में जिक्र है और उनसे क्वेश्चंस बने हैं। ये जो फ्रॉग और अर्थवर्म हैं, ये अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूछ रहे हैं इनकी स्किन कैसी होती है, इनकी त्वचा कैसी होती है, तो इनकी त्वचा मॉइस्ट और स्लिमी होती है, आर्द्र और श्लेष्मयी होती है, इस वजह से ही अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। ये जो फ्रॉग होता है, देखिए पानी के अंदर तो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है, लेकिन जब पानी से बाहर होता है तो ये अपने फेफड़े अपने लंग्स से ब्रीथ करता है। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। बाकी अर्थवर्म तो अपनी स्किन से ही ब्रीथ करता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। गिल का फंक्शन क्या होता है, जो मछली में क्लोम होते हैं उनका कार्य क्या होता है, ये एब्जॉर्व करते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, क्योंकि ये इसके श्वसन में मदद करते हैं। तो जल में जो उपस्थित विलय ऑक्सीजन है उसको क्या करेंगे, ये अवशोषित करेंगे, उसको एब्जॉर्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, ज़्यादातर जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो अपने गिल्स जो होते हैं, अपने क्लोम जो होते हैं उससे श्वसन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है बताइए कौन सा जो है वो सही कथन है। अब देखिए लिखा व्हेल, शार्क, डॉल्फिन, फिश आर एक्वाटिक एनिमल, तो इनके बारे में क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर क्या यहाँ पर सही है, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए वो सभी गिल से ब्रीथ करते हैं, नहीं, व्हेल और फिश गिल से ब्रीथ करते हैं। व्हेल और डॉल्फिन यहाँ पर एक्सेप्शन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने लंग्स से ब्रीथ करते हैं, ये आपको याद रखना होगा अगर क्वेश्चन बन जाए। डॉल्फिन और व्हेल और डॉल्फिन जो होती हैं वो आपको याद रखना होगा, वो ब्रीथ करती हैं किससे, अपने लंग्स से। तो सही कथन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में बना है, एनसीईआरटी से एज इट इज उठाया गया क्वेश्चन है। फ्रॉग जो होता है, देखिए फ्रॉग मैंने आपको बताया जब पानी से बाहर होता है तो वो लंग्स से ब्रीथ करता है, ए का 4 हो जाएगा, जो कि एकमात्र फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अर्थवर्म अपनी मॉइस्ट स्किन से करता है। कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच हो गया या कुछ अदर जैसे आंट वगैरह हो गई या आपका स्पाइडर वगैरह हो गई, ये सब किससे ब्रीथ करते हैं, याद रखेंगे इनकी नलियाँ होती हैं जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, तो ये अपने ट्रैकिया से ब्रीथ करते हैं। और फिश जो होती है वो अपने क्लोम गिल से ब्रीथ करती है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब अगले क्वेश्चन में भी यही पूछा है, यही पूछा है, ये जो अर्थवर्म होता है वो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है, तो ए का मिलान सेकंड से होगा। उसके बाद ये जो कॉकरोच होता है ये ट्रैकियल जो सिस्टम होता है उससे ब्रीथ करते हैं, ये दोनों ऑप्शन हो गए यहाँ पर। डॉल्फिन के बारे में आपको याद रखना होगा, डॉल्फिन और वेल्स जो होती हैं वो अपने लंग से ब्रीथ करती हैं, तो सी का मिलान 4 होगा, ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पर आंसर होगा। स्नेल, ये जो घोंगा होता है इसके बारे में भी याद रखेंगे, ये अपने गिल्स जो होते हैं, अपने क्लोम जो होते हैं उनसे ये ब्रीथ करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पर सही होगा। अगर डॉल्फिन वेल आपसे पूछा जाए तो आप एग्जाम में याद रखेंगे वो किससे ब्रीथ करती हैं, वो अपने लंग्स से जो है वो ब्रीथ करती हैं। अगर आपसे घोंगा पूछ ले, स्नेल पूछ ले, तो ये अपने गिल से ब्रीथ करता है, ये भी आपको याद रखना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें ऑड वन जो यहाँ पर अलग है उसको पहचानना है। देखिए यहाँ पर जो स्नेल हो जाएगा, जो घोंगा हो जाएगा, यही अलग हो जाएगा। ये जो स्नेल होता है ये अपने गिल से ब्रीथ करता है, और जबकि ग्रास होपर, कॉकरोच और आंट ये सब जो होते हैं ये अपने ट्रैकिया जो होता है सिस्टम उससे ब्रीथ करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या हो गया, स्नेल हो गया, ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, क्या सत्य है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस ओनली इन प्लांट, ये तो पूरी तरह से गलत है। उत्सर्जन जो है प्लांट में भी होता है, वो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो रिलीज करी जाती है फोटोसिंथेसिस में प्लांट के द्वारा, वो श्वसन में ली गई की मात्रा के समान होती है, ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है। प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ओनली, जो पौधे होते हैं केवल कायिक प्रबंधन के द्वारा प्रजनन करते हैं, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, वो तो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के माध्यम से ही करते हैं, ये भी गलत है। तो इसका मतलब 4th ऑप्शन मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। पानी को जो प्लांट होते हैं अपने अंदर से कैसे निकालता है,
प्लांट रिमूव वाटर एज वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे जल को वाष्प के माध्यम से ट्रांसपिरेशन और जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। अब देखिए ये प्लांट के अंदर भी क्या होता है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनसे लेके भी क्वेश्चन है। वैसे तो हम ये न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल वाले चैप्टर में भी रख सकते थे क्वेश्चन को, बट यहाँ पर देख लीजिए क्योंकि जाइलम फिल्म है, ऊतक की बात हुई है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इसको रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में रखा जाता है और वहीं पर इसके बारे में डिस्कशन भी हुआ है। देखिए जो जाइलम टिश्यू होता है प्लांट के अंदर, मैंने न्यूट्रिशन इन प्लांट और एनिमल में भी थोड़ा बताया था आपको। तो जो जाइलम होता है, जैसे इसमें देखो जाइलम में जा आ रहा है मतलब जल, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रेंट और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट के अंदर पानी का और न्यूट्रिएंट का, वो कौन सा ऊतक करता है, वो जाइलम टिश्यू करता है। तो ए का मिलान बी से होगा, फर्स्ट का मिलान बी से होगा। और फ्लोएम क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा, सेकंड का डी हो जाएगा। रूट हेयर क्या करते हैं, जो रूट की हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी का एब्जॉर्प्शन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और स्टोमेटा क्या करता है, ये हमारा इवापोरेशन ऑफ वाटर करता है, ट्रांसपिरेशन होता है, रंध्र खुलते हैं और उससे क्या होता है, इवेपोरेशन हो जाता है, भाप की फॉर्म में पानी जो है वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाता है स्टोमेटा से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब आपको जाइलम और फ्लोएम भी क्लियर हो गया होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जाइलम क्या करता है, न्यूट्रिएंट और पानी का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और ये जो फ्लोएम ऊतक होता है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल करता है। ये सब आपको याद रखना होगा, यही यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है जाइलम के बारे में। जो जाइलम है ये जो उसके बारे में गलत क्या है, इट इज़ अ टिश्यू, ये बात तो सही है, ऊतक होता है, पाइपलाइन वेसल होती है तभी तो ट्रांसपोर्टेशन कराती है, ये भी सही है, नली जैसी वाहिनियाँ होती हैं। इट ट्रांसपोर्ट फूड एंड न्यूट्रेंट फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट। देखिए जाइलम जो है फूड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता, इस वजह से ये ऑप्शन हो गया गलत, और गलत ही आपसे पूछ रहा था तो थर्ड ऑप्शन ही मेरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी ट्रांसपिरेशन जो होता था, वाष्पोत्सर्जन होता है, वो चूषण वर्ग के शकनफूल होता है, जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रॉ में होता है, खिंचाव होता है, वो शकनफूल देखने को मिलता है, ये बात तो सही है। तो थर्ड ऑप्शन ही मेरा यहाँ पर गलत है। अब देखिए यहाँ पर भी पूछा गया, ये क्वेश्चन कई बार आया है, एक वस्कुलर टिश्यू जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट करता है, जल और पोषकों का संवहन करता है, तो वो आपका क्या होता है, वो जाइलम होता है। जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है वो फ्लोएम होता है। टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, पत्तों की सतह पर उपस्थित जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके स्टोमेटा होते हैं, वो रंध्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल से भी क्वेश्चन है, ब्लड के बारे में भी डिस्कशन हुआ है इन्हीं चैप्टर्स में, एनसीईआरटी में। यहाँ पर हमें ब्लड सेल्स को उनकी इन्फॉर्मेशन के आधार पर बताना है कौन कौन सी कोशिकाओं के बारे में बात हो रही है, जिनमें रेड पिगमेंट जो आरबीसी होती है उनमें पिगमेंट होता है आयरन का, तो यहाँ पर आरबीसी हो जाएंगे, ये रेड ब्लड सेल हो जाएंगे। जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं कब, जब फॉरेन बॉडी एंटर करती है, जब बाहरी तत्व कोई प्रवेश करता है तो वो अपनी संख्या में तीव्र वृद्धि कर लेते हैं और लड़ने में मदद करते हैं, तो वो वाइट ब्लड सेल होते हैं। उसके बाद जो फॉर्म क्लॉट टू प्रिवेंट ब्लड लॉस, ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये रक्त का थक्का बनाती हैं, जिससे जो होता है आपने देखा होगा आपकी कोई चोट लग जाती है तो ब्लड कुछ समय तक बहता है उसके बाद रुक जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि जो प्लेटलेट्स क्या होती हैं ये रक्त स्राव को कम करके रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो वाइट ब्लड सेल होते हैं हेल्प इन फाइटिंग विद डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल, और ये अपनी शेप इसी वजह से चेंज करते रहते हैं, रीज़न भी सही है, दोनों सही है, पहला ऑप्शन सही होगा। असर्शन और कथन, देखिए जो वाइट ब्लड सेल हैं इसीलिए अपनी शेप को चेंज करते हैं, क्योंकि जो बाहर तत्व कोई प्रवेश करता है तो उस समय ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उससे फाइट करने में जो है वो मदद करते हैं, तो दे हेल्प इन फाइटिंग विद डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो अपनी शेप को चेंज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पर सही होगा, दोनों सही हैं और ये उसकी सही स्पष्टीकरण जो है, ए का सही स्पष्टीकरण जो है यहाँ पर आर कर रहा है। श्वेत रक्त कोशिकाएं अपना आकार बदल सकती हैं, ये बात सही है, क्यों, क्योंकि ये रोग उत्पादक जीवों से लड़ने में सहायता करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाय प्रोवाइडिंग लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, तो इनकी शेप कैसी होती है, तो ये तो हमने वहाँ पर भी देख लिया था सेल वाले चैप्टर में। तो रेड ब्लड सेल की शेप कैसी होती है, उनकी डिस्क शेप होती है, चक्र के आकार जैसे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए जिसकी डिस्क जैसी शेप होती है वो क्या होता है, वो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है। जो अपनी शेप को चेंज करते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और मैंने आपको बताया था जो रेड ब्लड सेल
होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। वाइट ब्लड सेल अपनी शेप चेंज करते हैं। रक्त का थक्का बनाने में मदद कौन करती हैं? प्लेटलेट्स करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें भी रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और जो प्लेटलेट्स हैं उनके बारे में पूछा है। लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और अपटिकाणु, इनके बारे में बताया गया है। बताना है क्या सही होगा, इनका मिलान करना है। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो हमारे सभी शारीरिक अंगों तक ऑक्सीजन का संवहन करती हैं, और जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होते हैं हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं। और ये पट्टिकाणु जो होती हैं किसी चोट से जब रक्त निकलने लगता है उसको थक्का जमाने में उसका मदद करती हैं। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट है उसका मिलान सी से हो जाएगा, सेकंड जो है उसका मिलान ए से हो जाएगा और प्लेटलेट्स का मिलान बी से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट जो है उससे लेके क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं। ये जो ह्यूमन हार्ट होता है, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, गलत कथन जो है वो हमें यहाँ पर बताना है। ह्यूमन का जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, याद रखेंगे। तो जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर का होता है, जबकि फिश का जो हार्ट होता है उसमें 2 ही चैम्बर होते हैं। द अपर 2 चैम्बर जो होते हैं हमारे हार्ट में उन्हें हम एट्रियम बोलते हैं, और जो लोअर चैम्बर होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल बोलते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। जो ऊपरी कोष्ठ होते हैं उन्हें हम अलिंद बोलते हैं। अगर मैं हिंदी में भी बोलूँ तो एट्रियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अलिंद। और जो वेंट्रिकल होते हैं उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? निलय। तो ये आपको याद रखना होगा। जो कि यहाँ पर क्या है आप देखेंगे, गलत कथन पूछ रहा था तो 4th ऑप्शन ही गलत है। अपर 2 चैम्बर जो होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल नहीं बोलते, वो तो हमारे एट्रियम होते हैं, और जो लोअर वाले होते हैं वो वेंट्रिकल होते हैं। तो गलत लिखा हुआ है। तो अब आप याद रखेंगे, जो 2 अपर चैम्बर होते हैं उन्हें हम एट्रियम बोलते हैं, उन्हें हम अलिंद बोलते हैं, और जो लोअर चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में उन्हें हम निलय बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। तो गलत कथन ही पूछ रहा था तो 4th ऑप्शन ही मेरा यहाँ पर गलत है, बाकी सारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है ह्यूमन हार्ट जो फिश का होता है उसके बारे में क्या सत्य है, मछलियों के हृदय की संरचना के बारे में क्या सत्य होगा। तो इनके 4 चैम्बर नहीं होता, 2 चैम्बर हार्ट होता है विद 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। एक द्विकोष्ठीय हृदय होता है जिसमें एक अलिंद और एक निलय देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। एक पॉइंट और आपको याद रखना होगा, जब देखिए रक्त आता है, ब्लड आता है, तो सबसे पहले वो हार्ट के कौन से हिस्से में आता है, तो आप याद रखेंगे वो राइट एट्रियम में आता है। दाएं अलिंद में जो है रक्त जो है सबसे पहले जो है वो एंटर करता है आपके हृदय में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एट्रियम में आता है पहले। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो जुलाई सीटेट में बना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हैव, निम्न में से क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है, वेसल से जुड़ा हुआ होता है, जबकि जो स्नेल वगैरह होती है उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा क्लोज होता है, और डबल सर्कुलेशन यहाँ पर द्विक संचारी ये होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।